सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने यूनिट नंबर 1 शुरू किया हुआ था क्लास 11th का, राइट। और उसके अंदर हमने यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। और उसके अंदर हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो कौन सा था? एनिमल किंगडम। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे नीट के परस्पेक्टिव में बात करें और चाहे कंपटीशन क्लासेस के बारे में बात करें। एनिमल किंगडम के हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। लेक्चर 1 में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बारे में पढ़ा था, और लेक्चर 2 में भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 1 में हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की तो वहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया था। और दूसरा हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, राइट। ये चीज़ें हमने की थी। जब हम लेक्चर 2 यानी प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो लेक्चर 2 में भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने फिर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो क्या था? जर्मिनल लेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिलोम का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। ये चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक आपको आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन बेसिस पे हमने क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। किसको? क्लासिफिकेशन को। किसको? सॉरी, हाँ, क्लासिफिकेशन को। अलग अलग बेसिस पे हमने जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, सिमेट्रिक की बात की, जर्मिनल लेयर्स की बात की, मेटामेरिज्म की बात की, सिलोम की बात की। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अभी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले किस किस चीज़ का पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में नंबर ऑफ फाइलम्स कितने इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम लार्जेस्ट किंगडम है। जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे लार्जेस्ट किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम है। अब उस एनिमल किंगडम के अंदर कितने फाइला है वो हमें बात करनी है, ठीक है जी। अब कितने फाइलम है? 11 फाइलम। कौन से हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। अब 11 फाइला को कैसे याद किया जाए? सबसे बड़ा टास्क यही है कि कैसे हम उनको याद रखें। जस्ट ए सेकेंड, टेक्निकल एरर है कोई। आई एम ऑडिबल और नॉट? लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। देखो, देयर आर 11 फाइलम। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहला फाइलम क्या होगा? फोरीफेरा। उसके बाद अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ, ये एक सीरीज है याद रखने के लिए, जिसके अंदर अलग अलग फाइला दिए हुए हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो फाइलम है वो क्या है? पोरीफेरा। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारा क्या है? निडेरिया। और तीसरा जो हमारा क्या है वो है टीनोफोरा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हमारा है वो क्या है? प्लेटी हेलमिंथस। और पांचवा जो है हमारा वो क्या है? एस्केलमिंथस, ठीक है जी। उसके बाद छठा जो हमारा है वो क्या है? एनेलिडा। उसके बाद सातवां जो है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है वो क्या है? मोलस्का। उसके बाद ई से इकाइनोडर्मेटा।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है वो है हेमीकोर्डेटा, और उसके बाद क्या है कोर्डेटा। अब देखो अगर मैं इसको p(c²) p लिखूं तो यहाँ तक याद हो जाएगा। अब फिर मैं अगर इसको a³ लिखूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। और फिर मैं क्या हूँ, खुद हूँ ना me, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, हाई कैटेगरी पर्सन, ठीक है। एक तरीका तो ये है जिससे आप याद रख सकते हैं इस सीरीज को। दूसरा तरीका क्या है, आप कोई ट्रिक बना करके इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैंने जो किया हुआ वो क्या किया है, प्यारे चमन चौधरी और उनके पीए, ठीक है जी, आम हॉस्पिटल को छोड़ के EHC में जाते हैं। अब देखो पी, ठीक है जी, प्यारे क्या आ गया, पोरीफेरा, इतनी बात ठीक है। चमन सी से हमने क्या बना लिया भाई, निडेरिया, और फिर से सी आ रहा है तो मतलब क्या आ गया, टीनोफोरा, ठीक है जी। और को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, PA देखो इसलिए मैंने कैपिटल लिखा, फिर से P आ गया तो क्या आ गया, प्लेटियलमिंथस, ठीक है। A एस्केलमिंथस, फिर क्या है आम, AAM यानी एस्केलमिंथस के बाद क्या है, एनेलिडा, उसके बाद क्या है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्या है मोलस्का, और कहाँ जाते हैं, EHC में जाते हैं। अगर आपको मतलब ये है ना कि हमें मतलब इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको हम अब जब अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं, जैसे अगर हमने जो चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है ना वो हमारे काम की है, और जो हिंदी में लिख देते हैं वो हमारे काम की नहीं है। हमारे नोट्स में इस चीज़ को हम एक एनालिसिस के फॉर्म में रख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो या तो नॉर्मली अगर आप 11 की सीरीज़ याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं रख पा रहे हैं तो उस चीज़ का अल्टरनेट दे दिया है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो वो इजीली इस तरीके से याद रख सकते हैं फॉर्मूला की तरह। अब जब ये अगर सीरीज में याद होगी तो इनका एक कंपैरिजन जो होगा वो आसान होगा। आगे आगे जब मैं इनके कंपैरेटिव स्टडी करवाऊंगा तो ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसके ऊपर बिलोंग करता है वो हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है। अगर हम जैसे पोरीफेरा के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो फिर वो सीरीज में हमें याद होते चलते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होता चलता है। इस तरीके से एक ट्रिक के बेसिस पे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे 11 फाइलम्स में, वो सबसे पहले किसको शुरू करेंगे, पोरीफेरा को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की अगर आपको है तो बताइए, नहीं तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट फाइलम की बात करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम को अगर मैं पोर बियरिंग एनिमल फाइलम बोलूं तो वो गलत नहीं होगा। पोर बियरिंग एनिमल फाइलम दैट मीन्स जिसकी बॉडी के अंदर पोर है, ठीक है जी। इतनी बात किसी को भी कोई दिक्कत। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दे आर एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स बॉडी हैज नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री कोई पर्टिकुलर पैटर्न उनकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। बाई चांस अगर सिमेट्री है भी, कुछ केसेस में सिमेट्रिकल है तो उसमें जो कॉमन रहती है वो कौन सी रहती है, रेडियल सिमेट्री। एक्सेप्शनली अगर प्रेजेंट है सिमेट्री, अगर प्रेजेंट है तो वो कैसी है, रेडियल नेचर की। क्लियर इतनी बात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलोम के बारे में आपने पढ़ा था ना, एसिलोमेट्स सूडोसिलोमेट्स, तो ये कैसे नेचर के हैं बच्चों। कल भी मैंने लेक्चर में अगर आपको याद हो तो पोरीफेरा का एग्जांपल मैंने दिया था एसिलोमेट की कैटेगरी में। अब अगर आपको याद हो
तो जो ए सिलोमेट्स के अंदर और दूसरा एग्जाम्पल किसका आता है वो आप याद करके हमें बताएंगे। ठीक है, अब बात आई हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, पहली चीज हमें इनका कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हैबिट एक्चुअल में क्या है और हैबिटेट क्या है। हैबिटेट एक्चुअल में वो प्लेस है, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, राइट। हैबिटेट दैट मीन्स सिंपली मीन्स कैरेक्टर्स, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स, राइट। जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं डेली लाइफ में वो सारी क्या है, हैबिट, राइट। और अगर मैं बात करूं किस प्लेस में रहता है वो हमारा क्या है, हैबिटेट। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं हैबिट और हैबिटेट की, तो मेनली क्या होते हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक दैट लिव इनसाइड द वाटर। ठीक है जी। एक्वेटिक में भी मैराइन नेचर के हैं। कैसे हैं, मैराइन दैट मीन्स विच लिव इन सी वाटर। क्लियर इतनी बात। उसके बाद कैसा नेचर है, सीडेंट्री नेचर है। अब यहाँ बात आई सीडेंट्री का मतलब क्या है। सीडेंट्री दैट इज मीन्स सेसाइल नेचर है। अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसी सरफेस के साथ, अटैच्ड टू एनी सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के साथ वो क्या है, अटैच्ड फॉर्म में रहते हैं। क्लियर इतनी बात। अब उसके बाद वो कैसे हो सकते हैं, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में होंगे। कैसे होंगे, ग्रुप की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप लिखते चलेंगे तो इसको याद करना आसान होगा। अब अगर मैं बात करूँ क्या कोई स्पेशल सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या, नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है जी। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्या इनके अंदर प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अब बात आई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिप्रोडक्शन। अगर आप ड्रॉपर बैच के हैं तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रिप्रोडक्शन का। दोबारा से बता देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ability of an organism to produce new offsprings, that is known as reproduction, right। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। कौन सा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कौन सा कॉमन है, अब हमें ये नहीं पढ़ना है ये सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, आपने ये 10th क्लास में ये चीज़ कर रखी है। अब एक्चुअल में फाइलम पोरीफेरा में कौन सा होता है वो हम पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पोरीफेरा दिखाता है वो किस फॉर्म में दिखाता है, वो फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में दिखाता है। किस फॉर्म में, फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म। ठीक है, यानी टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होगा। ठीक है, और साथ के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, वो हर्मैफ्रोडाइट होंगे। अब यहाँ से बात आती है, हर्मैफ्रोडाइट क्या होता है, एक टेक्निकल टर्म है ना। हर्मैफ्रोडाइट इज, इफ वी डिफाइन मेल एंड फीमेल sex organs are present in single individual,
देखो, जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसको बाइसेक्सुअल आसान भाषा में बोल दूं तो कोई दिक्कत? और इसका दूसरा नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो वो क्या ले सकता हूँ? शाबाश, इसको मैं मोनोइशियस कैटेगरी में रख सकता हूँ अगर ये प्लांट से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। अब बात आई फर्टिलाइजेशन की। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. It is the process of fusion of male and female gametes that is known as fertilization. अब ये फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप्स का है, टू टाइप्स। अब ये दो कौन से हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या बचे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो ये फ्यूजन हो रही है वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, और यहाँ पे फ्यूजन जो होगी वो क्या होगी? आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, इंटरनल का एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है और दूसरा एग्जाम्पल है पोरीफेरा। तो यहाँ आपको समझ आ गया ये राम कथा जो बताई गई उसका मतलब क्या है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो वो फ्रॉग को ले सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात? अब बात आती है, तो पोरीफेरा के अंदर किस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात अगर मैं करूँ किसकी? डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब, अब देखो, जब कोई एम्ब्रियो से अडल्ट बनने तक का सफ़र होता है ना, उसको हमने क्या बोला? डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज से अडल्ट स्टेज तक हम जा रहे हैं और डायरेक्टली जा रहे हैं बिना किसी इंटरनल मीडिएटिंग स्टेज के, तो उसको मैं बोलूँगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी। और यही एम्ब्रियो है, इसको फिर मैं लार्वल स्टेज तक लेके जा रहा हूँ और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो वो क्या है? वो हमारा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो, वो डायरेक्टली डेवलप नहीं हो रहा है, वो क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है इतनी बात? अब बात किसकी करते हैं हम? देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो क्या हुआ? लार्वल स्टेज, और यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं थी। तो अगर मैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करूँ तो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। लार्वल स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपिंग स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है और वो एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का पार्ट बनाती है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है यूनिक फीचर्स, उससे पहले मैं एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ। पोरीफेरा के एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है? आपने एसएससी के एग्ज़ाम बहुत दिए हैं, बट एसएसई के एग्ज़ाम दिए हैं क्या? नहीं दिए तो अब दे देंगे, नहीं दिए तो अब दे देंगे। किसके एग्ज़ाम देने हैं हमें? एसएसई के। अभी इस एसएसई का क्या मतलब है? एस फॉर साइकोन, एस फॉर स्पोंजिला और ई फॉर यूस्पोंजिया। ठीक है जी। अब साइकोन का दूसरा नाम क्या है?
स्काइफा, ठीक है जी। स्पॉन्जिला को मैं अगर बोलूँ फ्रेश वाटर स्पंज, क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज। और अगर मैं बात करूँ यूस्पोंजिया की, तो इसको हम बोलते हैं बाथ स्पंज, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 3 एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के। अब पोरीफेरा के अंदर एक यूनिक फीचर है, और उस यूनिक फीचर का नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और इसी को अगर मैं दूसरा नाम दूं कैनाल सिस्टम, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कब? कल। और कल दोबारा से आना है आपको, क्लास को ज्वाइन करना है। कहाँ पे? बायोबिट्स पे। थैंक यू।